हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। संस्कार। कहते हैं ना कि अगर आपके बच्चों में आपके दिए हुए संस्कार हैं तो वो कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकते। उन्हें उनके संस्कार हमेशा गलती करने से रोकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। संस्कार। राम सेवक जी गांव के मुखिया थे। उनका भरा पूरा परिवार था, लेकिन दो तीन भाई थे जो नौकरी के चक्कर में जाकर शहरों में बस गए थे। धीरे धीरे उनके घर में उनकी पत्नी और उनके बच्चे ही बचे हुए थे। बेटियों की शादी हो जाती है और बेटा जॉब के लिए बाहर विदेश में चला जाता है। अमेरिका की एक अच्छी सी कंपनी में उसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है और वो वहीं पर जाकर अपनी जॉब करने लगता है। राम सेवक उसकी शादी कर देते हैं। वो अपनी पत्नी और बच्चों सहित वहीं पर बस जाता है। अब राम सिंह के घर में उनकी पत्नी और वो सिर्फ 2 जन ही बसते हैं। दोनों एक दूसरे के सहारे होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहते हैं ना कि जब पति पत्नी ही अंत में एक दूसरे के सहारे बनते रहते हैं। वो गांव के लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे। रोज़ बच्चों से बात हो जाती थी, पोते पोतियों से बात हो जाती थी और उनकी पत्नी अक्सर उन्हें चिढ़ाती रहती थी कि तुम तो अगर अपने पोते पोतियों को पा जाते हो तो मुझे भूल ही जाते हो। और लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक आस थी कि वो अपने पोती पोतियों के साथ खेलें। लेकिन बेटे के जॉब के वजह से उनका बेटा बाहर रहता था, जिसकी वजह से साल में एक आध बार उनका आना जाना होता था गांव में। गर्मी की छुट्टियों में सब लोग अक्सर मिलते रहते थे। उनका बेटा भी आता था और यहाँ पर बच्चों के लिए मौसम थोड़ा सा अलग हो जाता था। और इस तरह राम सेवक साल भर में जब उनके बच्चे आ जाते थे, उनके भाई लोग आ जाते थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था और पूरे साल उनकी यादें उन लोगों के साथ रहती थी। उसी गांव में एक बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था। हाँ, उसने भी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया था और पढ़ा लिखा कर पढ़ लिख कर उसका बेटा जो है विदेश में जॉब करने लगा था। बिरजू ने पूरी लाइफ मजदूरी की थी और अपने बेटे की किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने दी थी। वो उसकी पढ़ाई लिखाई में उसके किसी भी ज़रूरत को कभी भी उसने मना नहीं किया और हमेशा वो पूरा करते रहे। बिरजू की पत्नी का देहांत हो जाता है। बिरजू का बेटा विदेश से आकर अपने पिताजी को अपने साथ ले जाता है। गांव में ये चर्चा होती है कि अब बिरजू ने पूरी ज़िंदगी मजदूरी की, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी और क्योंकि उसका बेटा बहुत अच्छा खासा कमाता था और सब लोग यही कह रहे थे कि हाँ, अब बिरजू शहर में जाकर वहाँ पर सुख सुविधाओं से लैस रहेगा, वहाँ पर सुख सुविधाएं उसे मिलेगी। तो जिसकी वजह से सब लोग गांव में भी सोचते थे कि अब बिरजू की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। बिरजू शहर चला जाता है। राम सेवक जी इधर यहाँ गांव पर रहते हैं। अक्सर गांव में जब सारे लोग बैठते हैं तो सब लोग बिरजू की बातें करते हैं कि क्या किस्मत है उसकी कि उसका बेटा उसे अपने साथ लेकर गया। ये बातें कहीं ना कहीं राम सेवक जी को कचोटती थी और क्योंकि वो भी अपने पोते पोतियों के साथ रहना चाहते थे और इस वजह से उन्हें अक्सर लगता था कि उनका बेटा कभी भी उसने नहीं कहा कि हाँ पिताजी आप मेरे साथ चलिए। लेकिन एक दिन एक घटना घटती है। बिरजू काफ़ी बीमार की अवस्था में रहता है जब उसका बेटा लाकर उसे गांव छोड़ देता है। वो ये कहकर गांव छोड़ देता है कि वहाँ पर पिताजी कह रहे थे कि मैं अपनी जन्मभूमि पर मरना चाहता हूँ, मैं यहाँ विदेश में नहीं मरना चाहता हूँ। उन्होंने जिद पर पकड़ के रखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर पिताजी को ले आया हूँ और पिताजी जो है मतलब वहाँ पर अब नहीं रहना चाहते और मेरे पास भी इतना मुझे छुट्टी नहीं मिली है कि मैं यहाँ पर रहकर पिताजी की सेवा कर सकूँ। तो वो गाँव वालों से कहता है कि आप लोग मेरे पिताजी का देखभाल करिएगा, जो भी खर्चा आएगा मैं सब आप लोगों को भेज दूंगा।
बिरजू को छोड़कर उनका बेटा विदेश चला जाता है। गांव के एक एक लोग बिरजू से सहानुभूति जो रखते हैं, सब लोग उसे मिलने आते हैं, उसे देखने आते हैं और जिससे जो कुछ भी हो पाता है वो बनाकर बिरजू के लिए ले आता है। एक दिन राम सेवक जी भी ने सोचा कि हाँ चलो बिरजू से मिलकर आते हैं। वो बिरजू के पास आते हैं तो वो बिरजू से समझाते हैं कि वहाँ पर तो कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, तुमने दिखाया क्यों नहीं, और डॉक्टर को दिखाया होता और यहाँ पर क्यों चले आए। मरना जीना तो है, जो अगर बच्चों के पास तुम रहते वहाँ पर तुम्हारी सेवा अच्छे से हो जाती है। इस पर बिरजू थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी बिरजू कहते हैं कि भाई मेरी सेवा क्या हो जाती, वहाँ पर तो मैं खुद सेवकदार था, मैं खुद उन बच्चों की सेवा करता था। इस पर राम सेवक जी कहते हैं क्यों, क्या तुम सेवा करते थे? तो इस पर बिरजू मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा मेरी सेवा के लिए मुझे नहीं ले गया था, वहाँ पर नौकर बड़े महंगे थे, इस वजह से मुझे ले गया था। जब मैं कभी काम करते करते थक जाता तो मेरा बेटा कहता है कि वहाँ पर गांव में दूसरों की मजदूरी करते थे और घर में अपना काम करने में आपको दिक्कत हो रही है। वो मुझे काफ़ी डांटता था, मेरी बहू भी मुझे काफ़ी डांटती थी, मुझे नौकर बनाकर वहाँ पर रखा था क्योंकि वहाँ पर नौकर बहुत महंगे थे। और जब मैं बीमार पड़ा तो लाकर मुझे मेरे गांव में छोड़ दिया। मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा था कि मैं वहाँ मरना चाहता हूँ। मैं बीमार रहता था और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कुछ काम करने की, तो मेरी बहू मुझे बहुत सुनाती थी, मेरे पोते पोतियाँ मुझे बहुत गालियाँ देते थे। मेरा बेटा गुस्सा करता था कि मैं नाटक करके बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता। मैं दूसरों की मजदूरी तो कर रहा था लेकिन क्या मैं उसके घर में काम नहीं करना चाहता। राम सेवक जी ये बातें सुनकर बहुत हैरान हुए। वो लोग यही सोच रहे थे कि बिरजू की ज़िंदगी में अब काफ़ी सब कुछ अच्छा होगा। राम सेवक जी अक्सर अपनी पत्नी से ये बातें करते कि बच्चे ऐसे कैसे कर लेते हैं, तो उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, आप परेशान मत होइए, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन बिरजू के बेटे को देखकर राम सेवक जी के मन में हमेशा आशंका बनी रहती थी। कुछ दिनों बाद राम सेवक जी की पत्नी का देहांत हो जाता है और वो यहाँ पर अकेले रहते हैं। उनके बेटे, बहू, पोते, भाई, जितने भी लोग होते हैं सब लोग आते हैं। उनका 13वीं 10वां संस्कार होता है और इसके बाद राम सेवक का बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, आप चलिए हमारे साथ। जब तक माँ थी तब तक मैं कभी आप लोगों को मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता था कि आप दोनों हमेशा साथ साथ रहें, और माँ वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वहाँ के कल्चर को अपना नहीं पाती, इस वजह से मैंने कभी नहीं कहा माँ से या आपसे कि चलिए जो है आप हमारे साथ रहिए। राम सेवक के मन में एक डर आ जाता है कि कहीं उनके साथ भी वही घटना ना दोहराई जाए जो बिरजू के साथ हुई थी। लेकिन वो असहाय थे, वो अकेले थे, वो करते भी क्या। उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। बेटा और पोते और बहू तीनों के साथ राम सेवक जी अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। गांव में चर्चा होती है कि कहीं भी देखिएगा कि बिरजू का जो हाल हुआ राम सेवक जी का भी वही हाल होगा। ये गांव में रहते हैं, इनकी सेवा अच्छे से हो जाती। लेकिन अब राम सेवक जी करते भी क्या, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। बेटा और बहू, उनका मन भी लालायित हो रहा था कि वो पोते के साथ खेले, पोते के साथ रहें। बेटा, बहू और पोता तीनों के साथ राम सेवक जी अमेरिका आते हैं। अमेरिका पहुंचकर वहाँ का रहन सहन देखकर उन्हें लगता है कि सच में उनकी पत्नी यहाँ एडजस्ट ना कर पाती, क्योंकि वो थोड़ा पुराने विचारों की महिला थी। राम सेवक जी जब अपने घर पर आते हैं तो उनकी बहू जैसे ही वो घर के अंदर दरवाज़ा खोलते हैं और घर के अंदर पैर रखना चाहते हैं, उनकी बहू कहती है रुकिए पिताजी। राम सेवक जी थोड़ा सा डर जाते हैं कि बहू ने ऐसा क्यों कहा, कहीं वो लाकर उसे यहाँ पर छोड़ तो नहीं देगी। बहू अंदर जाती है और एक पूजा का थाल सजाकर लेकर आती है। वो कहती है कि पिताजी आप खड़े रहिए, आप पहली बार हमारे घर आए हैं। जब मैं पहली बार आपके घर गई थी तब आपने हमारा गृह प्रवेश कराया था, आज मैं आपका गृह प्रवेश कराऊंगी आपके इस नए घर में। जिस तरह आपने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ, बहू नहीं बेटी हूँ, आपने हमेशा मुझे ये एहसास कराया, उस तरह
पिताजी ये आपका घर है। राम सेवक जी की आंखें भर आती हैं, लेकिन उनके मन में एक डर होता है कि कहीं ये अभी आरती उतार रही है, बाद में कहीं ये मुझे नौकरों की तरह ना रखे, ये दिखावा कर, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये दिखावा कर रही है। वो अंदर आते हैं और उनका एक अच्छा सा कमरा सजा हुआ होता है जहाँ पर उनकी पत्नी की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, और उनकी बहू कहती है कि पिताजी ये आपका कमरा है, इसमें आपका स्वागत है। हम लोग बहुत चाहते थे कि आप माता जी के साथ यहाँ पर आओ, लेकिन ये हमेशा कहते थे कि माँ यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसे यहाँ के कल्चर, यहाँ के संस्कार समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने ये कमरा हमेशा बंद रखा आपके लिए। मैं चाहती थी आप जब आप दोनों यहाँ पर आए, आपका ये कमरा हमेशा आप ही की मन मुताबिक हो। राम सेवक को ये सारी बातें बहुत अच्छी भी लग रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आशंका था कि आज 2-4 दिन का कहीं ये प्यार ना हो, उसके बाद उन्हें घर का सारा काम न करना पड़े या उन्हें घर पर नौकर की तरह ना रहना पड़े। कुछ दिन हुए, उनका पोता उनके साथ खेलता रहता था, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी जैसे कि उनका कोई वो दोस्त हो। बहू बहुत ध्यान रखती थी, हर चीज़ में राम सेवक जी का ध्यान रखती थी, उनके खाने पीने का, दवाओं का। कुछ दिन बीतने के बाद राम सेवक जी के मन से ये डर खत्म हुआ कि नहीं, उनके बेटे और बहू उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्हें अपनी पत्नी की बातें याद आती कि नहीं जी, जो है हमारे बेटे में ऐसा संस्कार नहीं है, हमारी बहू बहुत अच्छी है। अब राम सेवक जी वहाँ पर अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनके मन का जो डर था वो जाता गया। उनकी बहू ने उन्हें बेटी से ज़्यादा प्यार दिया, उनके बेटे ने हमेशा उनका ख्याल रखा, उनके पोते में उन्हें एक दोस्त मिल गया जिससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो गई। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी संस्कार यहीं पर ख़त्म होती है, और मैं आप लोगों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी को देखकर किसी के बारे में अंदाज़ा मत लगाइए। आजकल ऐसा बहुत होता है कि जैसे अगर किसी की बहू खराब आई तो लोगों के मन में ये हो जाता है कि आजकल लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। अगर किसी की बहू ने किसी के साथ बुरा किया तो लोग ये सोचते हैं कि मेरी बहू भी ऐसे ही कर सकती है। वो बिना उसके बारे में कोई जाने बूझे एक राय बना लेते हैं कि कहीं उसकी बहू भी ना ऐसा उनके साथ करे, या किसी के साथ ससुर ने कुछ गलत किया तो लोग एक राय बना लेते हैं, एक राय बना लेते हैं कि उसके भी सास ससुर उसके साथ बुरा करेंगे, कहीं उसके सास ससुर भी, अगर उन्होंने ये चीज़ कहा है तो उनके सास ससुर ने ऐसे कहा था तो उसका ये मतलब था। तो यहाँ पर लड़कियाँ ये राय बना लेती हैं कि मेरे सास ससुर भी मेरे लिए गलत ही सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आपके संस्कार, आपके अपने बच्चों पर आप विश्वास कीजिए, आप अपने माता पिता पर विश्वास कीजिए। किसी को देखकर किसी के बारे में कोई राय मत बनाइए, क्योंकि किसी को, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, हर इंसान का माहौल अलग होता है, हर इंसान का संस्कार अलग होता है। तो आप किसी को देखकर किसी के बारे में कोई राय मत बनाइए, और ये हमेशा अपने संस्कारों पर विश्वास रखिए, अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, अपने मैं बहुओं से कहना चाहती हूँ, अपने सास ससुर पर विश्वास रखिए। आप जब 2 दिन उनके घर आती हैं, ठीक है, दिखावा 2 दिन 4 दिन चल सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी दिखावा नहीं चल सकता। जब आप उनके घर आती हैं तो आप उनको पहचानिए कि हाँ, आपके सास ससुर ऐसे नहीं है, या आपकी नंदें ऐसी नहीं है, या आपकी बहनें ऐसी नहीं है, या आपकी भाभी ऐसी नहीं है। किसी को देखकर किसी के बारे में कोई राय प्लीज़ मत बनाइए, इससे रिश्तों में खटास आता है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं रिश्तों की गलतफहमियां दूर कर सकूं और आप लोगों तक संदेश पहुंचा सकूं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों के प्यार से ही मेरी कहानियाँ चलती हैं, मेरी कहानियाँ देश विदेश में पहुँचती हैं सिर्फ आप लोगों की प्यार से। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और फ्रेंड्स, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे इस
यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोग एक नेक कार्य करते हैं विकलांग भाई बहन लोगों के लिए, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आशा है कि हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। बस आप लोगों का प्यार हम लोगों के साथ हमेशा होना चाहिए। और संडे में हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है जिसमें करीब 1000 भाई बहनों, विकलांग भाई बहनों की शादी का वीडियो है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और उसे अपना काफ़ी प्यार दीजिएगा। एक नेक कार्य का वीडियो है जहां पर 1000 भाई बहनों, 1000 शायद भाई बहनों की शादी की गई है। और जो बहुत प्रयागराज में जो हुआ है और जो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसे हमारे एमडी सर ने पूरा शूट किया है और बहुत अच्छा शूट किया है उसे, तो आप लोग प्लीज़ उसे अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। इसी के साथ आप लोगों से नमस्कार, बाय। और प्लीज़ अपना प्यार मेरी कहानियों पर ज़रूर बनाए रखिएगा।